गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा सके। आज की क्लास में बेटा हम लोग वैद्युत रसायन का वन शॉट पढ़ेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज मैं पहले बता दूं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका, उसको हम लोग आपका कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट बुक के जो पिछले चैप्टर हैं जिसमें हम लोगों ने सॉलिड और विलयन दो चैप्टर का, ठोस अवस्था और विलयन दो चैप्टर का वन शॉट देख लिया है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर का वन शॉट देखेंगे। तो इसी के साथ साथ आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि हम लोग क्या है बेटा कि जो इधर आपका पार्ट फर्स्ट है केमिस्ट्री का, उसके हम लोग वन शॉट एक साथ लेके चल रहे होंगे, और साथ ही साथ जो दूसरा है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हम लोग कंटिन्यू क्लास में ले चल रहे हैं। तो ये आपका जो कोर्स है वो 15 दिसंबर तक में आपका ये कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके जो हैं शुरू से पहले चैप्टर से लेके फिर लास्ट तक में आपका रिवीजन चल रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो उसके लिए आप सभी लोगों को जुड़े रहना होगा और क्लास को अच्छे से देखना होगा क्योंकि मेहनत आप ही को करनी है। तो अब हम बात करते हैं अपने नए चैप्टर विद्युत रसायन के बारे में, ठीक है। तो वैद्युत रसायन होता क्या है, तो यहां पे देखिएगा, अगर हम वैद्युत रसायन की बात करें तो नाम से ही क्लियर है। वैद्युत रसायन जो है बेटा वो अपने नाम से ही क्लियर है कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, बात समझिएगा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन एक ऐसा रसायन है जिसके अंतर्गत हम विद्युत से रासायन ऊर्जा, रासायन से विद्युत ऊर्जा, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वह रसायन या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यानी अदलने बदलने का काम कर सकते हैं, वो किसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा? वैद्युत रसायन में पढ़ा जाता है। वो किसमें पढ़ा जाता है? वैद्युत रसायन में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वैद्युत रसायन जो है वो सेल होता है। तो वैद्युत रसायन सेल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल है और एक आपका बेटा विद्युत अपघटनीय सेल है। एक गैल्वेनिक सेल है और एक आपका विद्युत अपघटनीय सेल है। ये वह है ना, इस पे ब मत जाइएगा, ये वह है, उस पे थोड़ा सा आप लोग करेक्शन देख लीजिएगा। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल को एक वर्ड में आप लोग बस याद रख लो कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो सेल हमारी क्या कहलाएगी? गैल्वेनिक सेल कहलाएगी। अच्छा, और वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वह सेल हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होगी वो गैल्वेनिक सेल कहलाएगा, और ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होगी वो विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिएगा दोनों में क्या है। जो गैल्वेनिक सेल होता है बेटा वहां पे स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप हो रही होती है, और वहीं यहां पर स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। वैद्युत अपघटनीय सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो है वह स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और आप सभी लोगों को पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको हम उपचयन भी कहते हैं, तो उपचयन और अपचयन
ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो रहा होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन होगा। हम लोगों ने 4 प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी हुई है, लेकिन यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया याद रखना है। हमने 4 प्रकार से पढ़ा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। हमने 4 प्रकार से पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर हमको केवल और केवल किस आधार पर याद रखना है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर। और आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण कब होगा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण कब होगा? तो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा होगा बेटा? निकल रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा किसी तत्व, किसी यौगिक में से, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकरण, और उल्टा हो जाएगा आपका, यानी जुड़ रहा होगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? अपचयन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन में कमी आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है तो वहां क्या होगा? अपचयन होगा। तो यानी जो गैल्वेनिक सेल है यह स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाता है। यानी यहां पर अभिक्रियाएं अपने आप हो रही होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं? इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये अपने आप होता है। इसमें आपको किसी और तीसरे की मदद की जरूरत नहीं होगी। वहीं जो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल होता है, जो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल होता है, यहां पर लिखा हुआ है कि स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब ये अभिक्रियाएं अपने आप नहीं होती हैं, यहां पर अभिक्रियाओं को कराया जाता है। यहां पर अभिक्रियाओं को क्या किया जाता है बेटा? कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? तो बैटरी के द्वारा कराया जाता है। यहां पे स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। यहां पर इस रेडॉक्स अभिक्रिया को, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना दिखाया गया है, वो आपका स्वतः नहीं होता है। ये किसके थ्रू होगा? बैटरी के थ्रू हो रहा होगा। किसके थ्रू होगा बेटा? बैटरी के थ्रू होगा। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अब देखिए गैल्वेनिक सेल हमारे पास कुछ इस तरीके का हमको दिखता है। मैं यहां पे गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं छोटा सा, ठीक है। इसमें आपका ठीक है, यहां पर इस तरीके से लवण सेतु होता है, ठीक है। और इसमें 2 एनोड लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक आपका एनोड होता है और एक आपका कैथोड होता है। ये वाला जो होगा आपका कैथोड होगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा आपका ये एनोड होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही चीज होती है। ये आपका कैथोड होगा और ये आपका क्या होगा? एनोड होगा। और इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ ना थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर बन गया, इसको नीचे बनाना था। ये देखो यहाँ पर ये हमको दो कंटेनर लेना बेटा। देखो हमने 2 कंटेनर लिया इस प्रकार से, और 2 कंटेनर में वैद्युत अपघट्य भरा होगा, 2 कंटेनर में वैद्युत अपघट्य भरा होगा। और इसमें ये इस प्रकार से ये लवण सेतु लगा होता है, इस प्रकार से ये लवण सेतु लगा होता है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, जिन इलेक्ट्रोड को गैलेनोमीटर की मदद से जोड़ा गया रहता है। इसमें ये वाला जो है बेटा, ये आपका कैथोड होता है, और ये वाला जो होगा ये आपका क्या होता है बेटा? एनोड होता है। ये कैथोड होता है और ये क्या होता है? एनोड होता है। और ये जो सॉल्यूशन होगा बेटा, देखिएगा ये जो सॉल्यूशन होगा, ये वाला जो सॉल्यूशन होगा,
ये जो दोनों सॉल्यूशन होंगे, ये जो दोनों आपको विलयन दिख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे यानी दोनों वैद्युत अपघट्य जो होंगे, इसमें जो होगा बेटा जिस धातु का इलेक्ट्रोड मिलाया गया होगा, ये बात समझिएगा, इसमें जिस धातु का इलेक्ट्रोड मिलाया गया होगा उसी धातु का सल्फेट रखा जाएगा, और इसमें जिस धातु का कैथोड मिलाया गया होगा उसी धातु का सल्फेट रखा जाएगा। यानी अगर समझिए, अगर हमने ये जो एनोड है ये किसका ले लिया बेटा, जिंक का ले लिया है। ये जो एनोड है हमने किसका लिया है, जिंक का, और ये जो कैथोड है ये हमने किसका लिया है बेटा, कॉपर का लिया हुआ है। ये जो एनोड है ये जिंक का ले लिया, ये जो कैथोड है ये अगर हमने कॉपर का लिया हुआ है, तो यहां पर ये जो सोल्यूशन होगा बेटा, ये सोल्यूशन होगा आपका जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का, और ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये सोल्यूशन होगा बेटा आपका कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का। ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दो अलग अलग कंटेनर में। ये जो है आपका ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है बेटा, ये लवण सेतु है। ये क्या है, लवण सेतु है, जो किसका बना होता है, पोटेशियम क्लोराइड का बना होता है। जो किसका बना होता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड का बना होता है। और जैसा कि एनोड पर यहाँ पे एनोड जो होगा, एनोड आपका जो होगा वो होगा बेटा निगेटिव, एनोड जो होगा वो ऋणात्मक होगा, और जो कैथोड होगा वो आपका धनात्मक होगा। एनोड ऋणात्मक, कैथोड धनात्मक, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। किसमें, गैल्वेनिक सेल में। अब दूसरी चीज अभी आपने देखा, और याद रखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एनोड पर हमारा क्या होगा बेटा, उपचयन यानी ऑक्सीकरण होगा। एनोड पे हमारा क्या होगा, उपचयन होगा, और कैथोड पर जाहिर सी बात है इधर उपचयन हो रहा है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इधर अपचयन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। कहां पर, इस कैथोड पर। ये बात समझ में आ रही है। एक बार बहुत ध्यान से डायग्राम को समझिए। डायग्राम में आपका क्या है, हमने दो कंटेनर लिया हुआ है, दो कंटेनर में मतलब वैद्युत अपघट्य भरे हुए हैं। दोनों कंटेनर को हमने लवण सेतु से जोड़ दिया है। ये जो लवण सेतु है बेटा ये पोटेशियम क्लोराइड का बना होता है। दोनों ही जो वैद्युत अपघट्य हैं वो उसी के सल्फाइड होंगे जिसका इलेक्ट्रोड उसमें मिलाया गया होगा। अगर इसमें हमने जिंक का इलेक्ट्रोड मिलाया तो ये जिंक का सल्फाइड हो जाएगा, और हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड मिलाया तो ये कॉपर का सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रोडों को गैलेनोमीटर द्वारा हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो हमारा एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है, और कैथोड हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। और एक चीज आपको दिमाग पे बैठा लेनी है कि एनोड पर, आपको एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि एनोड पर हमेशा आपका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो ऑक्सीकरण हमेशा आपका एनोड पर हो रहा होगा। ये चीज आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है। तो एनोड पे हमारा उपचयन, और जब बेटा एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन हमारा कहाँ होगा, कैथोड पर होगा। ठीक है, और अगर आपने जिंक सल्फेट कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये वाला आपने डायग्राम बना दिया तो इस डायग्राम को डैनियल सेल कहते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पे। किसके बेटा, विद्युत अपघटन के डायग्राम पे। तो यहां क्या होता है, वहां पे दो अलग अलग कंटेनर लेना है आपको। यहां पर आप एक ही कंटेनर लोगे, यहां पर आपको एक ही कंटेनर लेना है, और इस एक कंटेनर में आपका क्या होगा, वैद्युत अपघट्य भरे होंगे। इस एक कंटेनर में आपका क्या होगा बेटा, वैद्युत अपघट्य भरे होंगे, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे, और दोनों इलेक्ट्रोडों को बेटा बैटरी के थ्रू जोड़ दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के थ्रू जोड़ दिया जाता है, और ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वही गैलेनोमीटर। तो वो था आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन। जो वहां पे गैलेनोमीटर आपका लगाया गया है वो करंट को मापने के लिए है। तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए,
यहां पर आपने जैसा लिखा कि एनोड पर क्या होगा, उपचयन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। तो आप ये हमको बताओ कि आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं, गैल्वेनिक सेल में जो है वो आवेश किधर से किधर की तरफ जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ। यह आपको बताना है कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से कैथोड आ रहा है तो आवेश कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा या एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं, धारा उसकी विपरीत दिशा में बढ़ती है। यानी धारा का प्रवाह जो होगा बेटा, धारा का प्रवाह यानी आई जो है करंट, वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ बह रहा होगा। और ये हमारा वैद्युत अपघटनी सेल है, जिसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक ही कंटेनर लेंगे, उस एक कंटेनर में वैद्युत अपघट्य डालेंगे, दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, ये आपका एक आपका एनोड होगा और एक आपका क्या होगा, कैथोड होगा। एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। और यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, यहाँ ठीक उल्टा होता है, वहां एनोड निगेटिव था, यहाँ एनोड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड क्या होगा, निगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर एनोड पर, यहाँ पर भी आपका ये याद रखना है कि एनोड पर हमेशा उपचयन होता है। तो इधर उपचयन और इधर अपचयन, इधर उपचयन और इधर अपचयन। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरे में ये दोनों डायग्राम में बस एक ही कंफ्यूजन हम रह जाता है दिमाग में कि सर कब एनोड आपका नेगेटिव दिखा रहा है, कहीं पॉजिटिव दिखा रहा है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि एनोड नेगेटिव है गैल्वेनिक सेल में या पॉजिटिव है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड याद रखने के लिए कि एनोड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, किधर ऑक्सीडेशन होता है, ये सारी चीजें याद रखने के लिए आपको एक मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को याद रखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उस ट्रिक का नाम है बेटा लोन। उस ट्रिक का क्या नाम है, लोन। आप बताओ, अगर आपने किसी को लोन दिया, तो क्या आप उसको भूल पाओगे? अगर आपने किसी को लोन दिया तो क्या आप उस लोन को भूल पाओगे? आपने किसी को पैसे दे दिए तो क्या आप उसको भूल पाओगे? नहीं। अगर किसी ने आपसे पैसे ले लिए हैं तो क्या वो आपको भूल पाएगा? मतलब आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं तो क्या वो आपको भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में भूला नहीं जाएगा। तो आप अगर लोन याद रख लेते हो तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि इधर कौन क्या होता है, कैसे होता है। आपको क्या याद रखना है, देखो लोन में एल से आपको याद रखना है बेटा लेफ्ट। एल से क्या याद रखना है, लेफ्ट। और ओ से आपको क्या याद रखना है, ओ से याद रखना है ऑक्सीडेशन। ओ से क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन। और ए से क्या याद रखना है बेटा, ए से याद रखना है आपको एनोड। ए से क्या याद रखना है आपको, एनोड। और एन से क्या याद रखना है, एन से याद रखना है नेगेटिव। किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। इसी का ठीक उल्टा वहां कर दीजिएगा। यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। और एनोड कैसा होता है, निगेटिव होता है। यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर। और एनोड कैसा होगा, निगेटिव होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला कुछ फॉर्मूले आप लोगों को, जिसपे हम लोगों के न्यूमेरिकल लगाने हैं,
कुछ फॉर्मूले जिसपे हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कौन बोला करता था, जल्दी बताइए, तब तक हम आपको आगे बात करते हैं। वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, कैसे उसका चालकत्व पता करेंगे। वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व पता करने के लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको आप याद रखिए। क्या याद रखना है आपको, सबसे पहला याद रखना है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो R बराबर V बाई आई, R बराबर V बाई आई, यानी ओम, या ओम को आप यहां सिंबल में इस तरीके से ओम बना सकते हैं, इस तरीके से। तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन आई, किसका, प्रतिरोध का, और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ओम। या आप लोग जानते हो, या आप जानते हो, ओम्स लॉ से भी जानते हो, इसीलिए इसका यूनिट ओम पढ़ा था। ओम्स लॉ बराबर क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, और ओम है इसीलिए यूनिट क्या हो जाती है, ओम हो जाती है। अच्छा, चालकत्व क्या होता है, तो चालकत्व जो होता है बेटा वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व कहलाता है। बात समझिएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो अवरोध उत्पन्न करे। प्रतिरोध किसे कहा जाएगा, जो अवरोध उत्पन्न करे, किस चीज में, तो अब हम लोग विद्युत की बात कर रहे हैं, तो विद्युत के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। विद्युत के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करे वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। और चालकत्व मतलब क्या हो गया, चलना, क्या चलना, तो हम यहां धारा की बात करेंगे, विद्युत का प्रवाह होना अच्छे से, तो जितना अच्छा से प्रवाह होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, तभी ना उतने अच्छे से प्रवाह होगा, या फिर जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम प्रवाह होगा। इसीलिए चालकत्व जो होता है बेटा, इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं, चालकत्व को G से प्रदर्शित किया जाता है, और ये आपका प्रतिरोध का उल्टा होता है। इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ओम का हो जाता है ओम इनवर्स, या महो, MHO, मोह, और सीमेंस जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। ये ओम इनवर्स को आप सिंबल के रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स, महो या सीमेंस जो है, जिसको साइमन भी इंग्लिश में कहा जाता है, साइमन जो है वो आपका S से प्रदर्शित होता है। ये तीनों जो है आपके यूनिट हैं, ये तीनों जो है आपके यूनिट हैं किसका, चालकत्व का। और चालकत्व होता क्या है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात को चालकत्व कहा जाता है, या प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। चलिए, अच्छा, अब बात आ जाती है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो जो हमारा प्रतिरोध होता है बेटा, ध्यान समझिएगा, जो हमारा प्रतिरोध होता है R, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, वो कुछ चीजों पर होता है। यानी प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, L के, यानी लंबाई के। किसकी लंबाई के, जिसमें से धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और प्रतिरोध जो है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और लंबाई के समानुपाती होता है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, तो इसको आप चाहो तो समीकरण 1 मान लो, इसको चाहो तो समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 1 और 2 से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, R जो होगा वो L बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R L बाई ए। और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी, यानी ये जो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है, इसको जब हटाया जाता है तो वहां पर एक नियतांक आ जाता है, और वही नियतांक आपका R इज इक्वल टू यहाँ पे रो L बाई ए।
तो वही नियतांक आपका क्या आता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पे रो को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकत्व, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध, जहां रो क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर R L बाई ए। अब रो बराबर निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, रो बराबर R L बाई ए। चलिए, अच्छा, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। अब यहां देखो यूनिट क्या हो जाएगी, आर की यूनिट ओम और लेंथ क्या, सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अगर लेंथ को सेंटीमीटर में मापे हैं हम लोग तब, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा देखो यार, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना ना, ये फॉर्मूला ये उल्टा हो गया। ये आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई होता है। तो जब हम इसकी जगह आप क्या लिख लो, जब हम रो की वैल्यू निकालेंगे बेटा, देखो वहां से जब हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो यहां पे आर एल अपॉन ए नहीं, आर ए अपॉन एल होगा। रो इज इक्वल टू, यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, वो क्या होता है बेटा, आर ए बाई एल होता है, जहां ए क्या है, अनुप्रस्थ की काट यानी क्षेत्रफल, और एल लंबाई होती है। आप समझिएगा यूनिट कैसे आया, सॉरी, तो आर की यूनिट होती है ओम, और एरिया का हो जाएगा, अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और आपका क्या बचेगा, ओम सेंटीमीटर, यानी ओम सेंटीमीटर। अच्छा, विशिष्ट चालकत्व, तो जिस प्रकार से प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व होता है, उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकत्व होता है, जिसको हम बेटा कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो क्या है, ये कप्पा, इसको कुछ इस तरीके से हल्का सा डिजाइन में बनाया जाता है। विशिष्ट चालकत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। और कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई रो, और 1 बाई रो की वैल्यू देखो क्या आती, आर ए बाई एल, और इसको 1 अपॉन में अगर हम कर दें, तो 1 अपॉन में कर दे तो देखो ये हो जाएगा 1 बाई आर, और ये एल ऊपर चल जाएगा एल बाई ए। ये बात समझ में आ रही होगी, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर और एल बाई ए, और एल बाई ए बराबर क्या होता है, देखो एल बाई ए क्या होता है, इसी सॉरी पहले ये देख लो, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू होता है जी, तो 1 अपॉन आर की जगह आ गया जी, और एल बाई ए की जगह जी स्टार, एल बाई ए की जगह जी स्टार, और जी स्टार को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक, जी स्टार को क्या कहा जाता है, सेल स्थिरांक कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, जी स्टार होता है हमारा क्या, सेल स्थिरांक। तो जी बराबर एल बाई ए, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स, और कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, तो ओम का उल्टा ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर का उल्टा सेंटीमीटर इनवर्स, ओम का उल्टा ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर का उल्टा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सेल स्थिरांक जी स्टार से एल बाई ए यानी सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे आया सेंटीमीटर इनवर्स, तो लेंथ का होता है बेटा सेंटीमीटर, और एरिया का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर से 1 कट गया, अब 1 अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। आगे देखिएगा, कुछ और फॉर्मूले हमारे हैं छोटे छोटे, बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल 110% फिक्स है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल है आपका वो 110% आने ही आने हैं। देखिए अब मोलर स्थिरांक बराबर क्या होता है बेटा, मोलर स्थिरांक बराबर होता है आपका कैप m
कप्पा इंटू वी। कैप एम मैं यहां लिख रहा हूं ना, उसको समझने में अगर दिक्कत है तो आप यहां पे देखो, कैप एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या था अभी आपने देखा। अच्छा, अब वी, सॉरी यहां पे कैप एम जो है कप्पा इंटू वी, और कप्पा इंटू वी, वी आपका क्या होता है बेटा आयतन, और आयतन में हम लोग क्या लेते हैं यहां पे आप देखिए कैप एम बराबर कप्पा इंटू मोलरता, तो 1/v हो जाएगा। v तो इसका मोलरता क्या हो जाएगा 1/m। ये m कैपिटल M है, ये जो है ये आपका कैपिटल M रहेगा। ठीक, कैपिटल M क्या है, तो यहां पे आप लिख सकते हो v इज इक्वल्स टू 1/m, v इज इक्वल्स टू 1/m। यहाँ पे डायरेक्ट कैप एम की फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट कैप एम का फॉर्मूला लिखे हैं शॉर्ट में, क्योंकि कैसे आया वो मैं आपको समझा दूं। तो कैप एम इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू 1/m। एम क्या होता है मोलरता, और मोलरता किस में होता है बेटा लीटर में। तो अगर इसी लीटर को हम ml में कन्वर्ट कर देंगे तो हम 1000 से क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाता है कैप एम बराबर कप्पा इंटू 1000, यानी कप्पा इंटू 1000 बटे में m, कप्पा इंटू 1000 बटे में m। आपको ये वाला फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, ये फॉर्मूला एकदम आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताइए मुझे, यहां तक बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से। क्लियर है तो फिर आगे चले। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चला जाए। ठीक, तो कैप m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। क्या है ये मोलर चालकता, ये क्या है बेटा मोलर चालकता, जहां m बराबर है क्या मोलरता, m बराबर क्या है मोलरता। और आप मोलरता बराबर जानते हो, याद देखिए आप मोलरता बराबर जानते हो क्या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन, किसमें लीटर में। तो यानी मोलरता बराबर आप जानते हो W इंटू 1000 बटे में m इंटू v आयतन, और ये वाला आयतन किस में रहेगा ml में रहेगा। तो इस m की जगह पे आप क्या रख लोगे ये रख दोगे। बात क्लियर है, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो कैप एम क्वेश्चन अभी हम लोग कराएंगे इसका, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो कैप एम बराबर क्या होता है कप्पा इंटू 1000/m। उसी तरीके से तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता क्या होता है बेटा पूरा फॉर्मूला सेम होता है, बस m की जगह क्या हो जाता है n हो जाता है, और n बराबर क्या होता है आपका बेटा नॉर्मलता, n बराबर क्या होता है नॉर्मलता होता है। तो अब नॉर्मलता बराबर क्या होता है, तो ये मोलरता बराबर फॉर्मूला आपको याद है, नॉर्मलता बराबर आप फॉर्मूला याद रख लो। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय नॉर्मलता यानी n बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी किसमें लीटर में। सर ये विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या है
ठीक है। और ये तुल्यांकों की संख्या किस में रहती है? ग्राम में रहती है। तुल्यांकों की संख्या ग्राम में, यानी ग्राम तुल्यांक की संख्या भी आप कह सकते हो इसको। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो फिर देखिएगा, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है बेटा, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है दिया गया भार बटे में तुल्यांकी भार, दिया गया भार बटे में तुल्यांकी भार। अब सर ये तुल्यांकी भार क्या है? तो विलयन का, अब यहां ग्राम तुल्यांक हो गया, अब आपको तुल्यांकी भार भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुल्यांकी भार को यहां देख लो, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है बेटा अणु भार बटे में धन या ऋण आवेशों की संख्या, धन या ऋण आवेश। ठीक है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणु भार, उसके बाद धन या ऋण आवेश। ठीक है, तो यहां से आपको n निकल जाएगा, और n निकालने के बाद आप जब यहां पे रख दोगे कप्पा की वैल्यू, तो कप्पा इंटू 1 में n, और ये आपको क्या मिल जाएगा? तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको बेटा? तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। ठीक है, और यहीं पे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में एक संबंध होता है। मुझे पता है कि ये तुल्यांकी चालकता भी आप लोगों को नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए मैं बोल रहा हूं तुल्यांकी चालकता आप लोगों को नहीं समझ में आई है क्योंकि नॉर्मलता आप नहीं जानते। नॉर्मलता जो जान रहे होंगे वो बता देंगे। इसका जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। यहां पे सबसे मेन चीज क्या है कि ये दोनों फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बाई एम होता है, और तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा एन होता है। एम मोलरता होता है, एन नॉर्मलता होता है। मोलरता क्या होता है? तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का कुल आयतन, और नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का कुल आयतन। तो अब ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए होता है दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अणु भार बटे में आवेशों की संख्या, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। तो इसको जब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो ये हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध होता है। क्या होता है बेटा? कैप एम बराबर एन कैप ई क्यू। कैप एम यानी मोलर चालकता जो होता है वो n गुना होता है किसके? तुल्यांकी चालकता के। मोलर चालकता n गुना होता है किसके बेटा? तुल्यांकी चालकता के। यहां पर n बराबर क्या होता है बेटा? तो आवेशों की संख्या। n बराबर आपका क्या होता है? धन या ऋण आवेशों की संख्या होता है। धन या ऋण आवेशों की संख्या होता है यहां n बराबर। बात क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे देखिए, इसके बाद हमारा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो जिसमें सबसे पहला कारक है हमारा टेम्परेचर यानी ताप। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे चालकता बढ़ेगी। यानी चालकता जो है ताप के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ाने पे चालकता क्या होगी? और ज्यादा होगी। विलायक का परावैद्युतांक, तो विलायक के परावैद्युतांक जो है वो चालकता के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी इसमें एग्जांपल में मैंने चार लिया हुआ जिसमें जल है, मेथिल है, और एथिल अल्कोहल है, और आपका एसीटोन है। तो जल का जो परावैद्युतांक होता है वो 81 होता है, मेथिल का 35 होता है, एथिल अल्कोहल का 27, और एसीटोन का कितना होता है? 21 होता है। उसके बाद लास्ट है सांद्रता के आपका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी सांद्रता की भी क्या होती है? समानुपाती होती है क्या? चालकता।
जितनी ज्यादा सांद्रता उतनी ज्यादा चालकता। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा सांद्र होगा, जितने ज्यादा विलेय के कण होंगे वो उतनी आसानी से टूटेंगे। किसमें? धन और ऋण में। उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा होगा, तो चालकता क्या हो जाएगी आपका? सांद्रता के समानुपाती होती है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कोलराउस का नियम। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं हमारे, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार बेटा? कोलराउस के नियम के अनुसार अगर हम अनंत तनुता पर, यानी बहुत ज्यादा तनु कर दे, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की कुल चालकता में प्रत्येक आयन के एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है। क्या है? फिर समझिए, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघटन की कुल चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित मात्रा का योगदान करते हैं। अगर चालकता है यानी कंडक्टिविटी हो रही है, कंडक्टेंस है, चालकता हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो जितने भी आयन होंगे उन हर आयनों का योगदान होगा किसमें? उसकी चालकता में, जो दूसरे आयन के प्रकृति पर निर्भर करता है। और एक आयन की चालकता दूसरे आयन की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। बात समझ में आ रहा है? तो कोलराउस ने क्या कहा था कि अगर बहुत ज्यादा तनु है, अनंत तनुता पर अगर हम वैद्युत अपघट्य का चालकता निकालें तो हर एक कण जो आयन के रूप में होगा, हर उसका एक योगदान होगा किसमें? उसकी चालकता में। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका ये हमारा सूत्र है कैप इनफाइनाइट एम। इनफाइनाइट मतलब अनंत पर, तो मोलर चालकता अगर हम अनंत पर निकाल रहे हैं तो Vb लैम्डा बी एम और Vb लैम्डा बी, जहां V प्लस और V माइनस, ये जो V प्लस और V माइनस देख रहे हो बेटा, ये इसका मतलब है बेटा ये पॉजिटिव और ये V निगेटिव। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, इनके नियम का अनुप्रयोग कहां करेंगे हम लोग? तो सबसे पहला वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, सबसे पहला इनका अनुप्रयोग क्या है? वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अल्फा बराबर कैप EQ अपॉन कैप EQ इनफाइनाइट, और अल्फा बराबर कैप M अपॉन कैप इनफाइनाइट M। मतलब अल्फा को देखो बेटा, वियोजन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, वियोजन को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। तो अल्फा बराबर क्या होता है? तो जो आपका तुल्यांकी चालकता है वो, और अनंत पर तुल्यांकी चालकता और अनंत पे तुल्यांकी चालकता का अनुपात निकालेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वियोजन की कोटि। अगर वही वियोजन की कोटि हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके थ्रू निकालना है? मोलर चालकता के। तो मोलर चालकता बटे में आपका क्या हो जाएगा? अनंत पर मोलर चालकता। तो ये दो फॉर्मूले आपका है वियोजन की कोटि निकालने के लिए। अब वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करें? वियोजन स्थिरांक को बेटा K से प्रदर्शित किया जाता है। वो कप्पा था, इसके पहले कप्पा था, ये K। वियोजन स्थिरांक को K से प्रदर्शित किया जाता है और K बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस अल्फा। K हमारा वियोजन स्थिरांक होता है जिसको K या फिर Ka से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और जो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहां पर C यहां जो है बेटा, यहां पर C बराबर क्या होता है? सांद्रता। C बराबर क्या है? सांद्रता। ठीक है। और आपको यहां देखो लिखा हुआ है कि अल्फा अगर छोटा है या बराबर है किसके? 5% के। अगर वियोजन की मात्रा 5% या 5% से कम आ रही है तो Ka बराबर क्या हो जाता है? C अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा की मात्रा 5% से कम है तो इस 1 माइनस अल्फा को हम नगण्य मान लेते हैं,
और क्या लिख देते हैं k बराबर, यानी के ए बराबर हम लिख देते हैं सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा k बाई सी, और स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में, ये के ए भी आप लिख सकते हो इसको। तो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या बेटा, तो वियोजन स्थिरांक बटे में सांद्रता, कहां पर रूट में, रूट में वियोजन स्थिरांक बटे में सांद्रता हमारा क्या कहलाता है अल्फा। और अल्फा आ गया तो अल्फा यहां लग के कैप ई क्यू और कैप ई क्यू इनफाइनाइट आपको प्रश्न में दिया रहेगा या फिर आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो फिर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन क्या होता है? तो वैद्युत अपघटन में देखिएगा, वैद्युत अपघटन का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। सॉरी, ये वैद्युत अपघट्य का ना, अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। बात क्लियर है? अब जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। हमने क्या लिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड। और जब सोडियम क्लोराइड पर विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन का मतलब ही आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाह की जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह कराएंगे तो ये टूट जाएगा किसमें बेटा? Na और Cl में टूट जाएगा। ये किसमें टूट जाता है? सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। तो दो इसलिए लिया हुआ हूं कि अगर आप यहाँ पे एक NaCl लेते, बात समझिएगा, एक NaCl अगर आप लोगे यहाँ पर एक NaCl, और इसका जब आप वैद्युत अपघटन कराओगे, एक NaCl लिया और इसका वैद्युत अपघटन कराओगे, तो ये बेटा आपका Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। जब एक लोगे तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और यहीं आपने दो लिया हुआ है तो ये सोडियम का और क्लोरीन के अणु में टूट जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अच्छा चलो, उसके बाद वैद्युत अपघटन पे हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बेटा? फैराडे। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया था। इनके दो नियम थे। तो प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? तो प्रथम नियम कहता है कि वैद्युत अपघटन के किसी इलेक्ट्रोड पर, वैद्युत अपघटन के किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या विलीन पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होती है? समानुपाती होती है। जब हम वैद्युत अपघटन करा रहे होंगे तो उसमें जो वैद्युत अपघट्य आपका टूट रहा होगा, वो जब आपका इलेक्ट्रोड पर जाके क्या होगा? कलेक्ट होगा, जाकर जमा होगा, तो वो क्या होता है आपका? समानुपाती होता है किसके? विद्युत धारा के। यानी जितनी धारा आप प्रवाहित कराओगे, जितनी धारा प्रवाहित कराओगे उतनी आसानी से, जितनी तेजी से धारा प्रवाहित होगी उतनी आसानी से ये NaCl क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा। और जितनी आसानी से ये टूट रहा होगा तो जो हम वैद्युत अपघट्य लिए होंगे, जो यंत्र होगा हमारा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, जो सेल हमने लिया होगा, जो बैटरी लिया होगा, तो इसमें एक आपका प्लस होगा और एक आपका क्या होगा? माइनस होगा, जिसको हम लोग बैटरी से जोड़े रहते हैं। एक आपका प्लस होगा और एक आपका क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस वाले की तरफ माइनस खींचा हुआ जाएगा और माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो आपका प्लस वाला खींचा हुआ जाएगा। तो क्या बोला गया कि जो पदार्थ की मात्रा होगी, यानी W, जो वैद्युत अपघट्य की मात्रा होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा किसके बेटा? Q के, यानी चार्ज के। चार्ज के वो क्या होगा? समानुपाती होगा। तो हम जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जब समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लगाते हैं तो वहां पर एक नियतांक लगा दिया जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? WZQ। क्या हो जाएगा? WZQ। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अच्छा,
चलो, तो अब जैसे ही यहाँ पे हमने W = ZQ किया, तो अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जहां पर क्या क्या चीजें हैं, पहले वो आप समझ लो, जहां पर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो देखो, जहां W बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हुई है, जमा हुई है, तो इलेक्ट्रोड पर विलीन पदार्थ की मात्रा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, Q क्या है, तो वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत की मात्रा, जो विद्युत प्रवाहित की जा रही है उसकी मात्रा क्या है आपका बेटा, Q। और Z क्या है बेटा, निक्षेपित पदार्थ की वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या है, तुल्यांक है। ठीक है, निक्षेपित पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, एक नियतांक, जिसको आप इस तरीके से नियतांक भी कह सकते हो, नियतांक, ये आपका क्या है, नियतांक भी आप कह सकते हो। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम जानते हैं क्या बेटा, Q बराबर IT, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बचपन से पढ़ा हुआ है। Q बराबर क्या होता है, IT, यानी आवेश जो है वो धारा और समय के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब Q बराबर IT, तो जो हमारा पिछला फॉर्मूला था कौन सा, W बराबर ZQ, W बराबर ZQ, जिसको हमने पीछे इक्वेशन फर्स्ट बनाया हुआ था, वहां Q की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, IT रख सकते हैं। तो W बराबर क्या मिल जाएगा हमको, ZIT, W बराबर क्या मिल जाएगा, ZIT। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट में आपका W बराबर EIT अपॉन F, क्या है, EIT अपॉन F। सर ये EIT अपॉन F कहां से आ गया, तो Z बराबर होता है बेटा, Z बराबर होता है E अपॉन F, Z बराबर क्या होता है, E अपॉन F, जहां E क्या है, तुल्यांकों की संख्या होती है। देखो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार बटे F क्या होता है बेटा आपका, तो फैरेड होता है। F क्या होता है, फैरेड, नियतांक, कांस्टेंट, जिसका मान होता है बेटा, फैरेड का मान होता है 96,500। एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम पर मोल। एक फैरेड बराबर, अभी आपको आगे मिल जाएगा इसको, तो एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम पर मोल। अब तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर EIT अपॉन में 96,500। ये मेन फॉर्मूला है हमारा, ये मेन फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ये मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्या निकालने के लिए, जब आपको भार पूछा जाएगा कि कितना भार विलीन हुआ, कितना भार विलीन हुआ, कहां विलीन हुआ। आप ऐसे समझिए, जैसे आपने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसमें ये दो इलेक्ट्रोड मिला दिए, ये दो इलेक्ट्रोड है जो कि आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका क्या है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड। और आप लोगों को अभी बताया था मैंने कि इसमें जो एनोड होगा वो क्या होगा आपका बेटा, वो पॉजिटिव होगा। एनोड यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जाहिर सी बात है कैथोड यहां पर क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। इसका क्या काम है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही आप, अब इसमें आपका ये इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ठीक है, और जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोलाइट में NaCl मिलाओगे बेटा, क्या मिलाओगे, NaCl मिलाओगे। तो जब आप NaCl मिलाओगे तो NaCl में क्या होगा कि जो हमारा Na है वो प्लस में और Cl जो है वो माइनस में टूटेगा। Na प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो वैद्युत अपघटन होगा। तो जैसे ही ये प्लस और माइनस में टूटेगा तो ये जो Cl है, ये जो Cl है बेटा, वो इधर जाके इस वाले इलेक्ट्रोड पर जाके कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा, और ये जो Na प्लस है ये वाला आपका इस वाले इलेक्ट्रोड पर जाके इकट्ठा होगा। तो कितने पदार्थ की मात्रा इकट्ठा हुई है वो निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, EIT अपॉन 96,500, जहां E क्या होगा, जो भी दिया रहेगा उसका तुल्यांकी भार। जैसे यहाँ NaCl दिया है तो NaCl का तुल्यांकी भार लगाना होगा। तो NaCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो NaCl का अणु भार कितना होता है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 23 और 35.5 कितना हो गया, 23 इसका और इसका 35.5 बटे में तुल्यांकों की संख्या, बटे में तुल्यांकों की संख्या, या फिर यहां पे आप लिखो धन या
ऋण आवेशों की संख्या, धन या ऋण आवेशों की संख्या। तो NaCl में देखो एक प्लस और एक माइनस होता है, एक प्लस और एक क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे ही 23 और 35.5 को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 58.5 और बटे में या तो धन आवेश ले लो या तो ऋण आवेश ले लो, किसका, इस सोडियम क्लोराइड में। तो सोडियम क्लोराइड में कितने धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, तो एक होता है। तो यहां पे आप एक रख दोगे तो 58.5 में एक से जब आप भाग दोगे तो वैल्यू यही आएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो ई की जगह पे आप ये रख दोगे। आई आपको धारा दिया रहेगा कि इतनी धारा प्रवाहित की जा रही है, इतनी एम्पियर की धारा। टी क्वेश्चन में आपको टाइम दिया रहेगा कि इतने समय तक प्रवाहित की जा रही है। तो W बराबर आप निकाल लोगे यहां से। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो इसके आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है बेटा कि विद्युत की समान मात्रा अगर अलग अलग वैद्युत अपघट्टों में, विद्युत की समान मात्रा अगर अलग अलग वैद्युत अपघट्टों में प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर विलीन भिन्न पदार्थों की मात्राएं जो होंगी उनके तुल्यांकी भार के क्या होगी बेटा, समानुपाती होगी। अगर अलग अलग विद्युत की मतलब विद्युत की समान मात्रा, करंट आपका समान होना चाहिए और दो अलग अलग आपने वैद्युत अपघट्ट ले लिए, जैसे एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। इसमें भी कुछ मात्रा प्रवाहित की गई, इसमें भी विद्युत की वही मात्रा प्रवाहित की गई। कितनी मात्रा प्रवाहित की गई, मान लेते हैं एक्स। कितनी मात्रा प्रवाहित की गई, मान लिया एक्स। तो क्या बोल रहा है, प्रवाहित करने पर विलीन भिन्न पदार्थों की मात्रा, भिन्न पदार्थों की मात्रा यानी WA और WB, दो पदार्थ अलग अलग है तो एक की मात्रा A मान लो, एक की मात्रा B मान लो। तो दोनों की मात्राएं जो होंगी उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। समानुपाती यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, EA के, और ये आपका हो जाएगा किसके बेटा, EB के। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। और जब समानुपाती होंगे तो इससे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, जैसे जहां ए बी है वहां पे यहाँ पे 1 और 2 माना गया है, तो एक W1/W2 = E1/E2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जब दो अलग अलग वैद्युत अपघट्ट में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जा रही होगी तब। बात समझ में आ रहा है? इस पे हम लोग प्रश्न लगाएंगे आगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ये दो पॉइंट आप लोग अलग से इसको नोट में याद रख लोगे, नोट में, ठीक है। नोट में ये दो पॉइंट याद रखिए। पहला कि धारा दक्षता, प्रश्न पूछा जाता है, धारा की दक्षता बताइए, धारा की कैपेसिटी बताइए, धारा का पावर बताइए कि धारा की दक्षता कितनी है। तो धारा की दक्षता बराबर होता है बेटा वास्तविक उपज बटे में सैद्धांतिक उपज × 100। और ये दक्षता जब भी पूछी जाती है तो दक्षता जो है बेटा वो प्रतिशत में पूछी जाती है। दक्षता किस में पूछी जाती है, प्रतिशत में पूछी जाती है। तो वास्तविक उपज बटे में सैद्धांतिक उपज × 100, उसमें 100 से गुणा कर दिए। 100 से गुणा करने का मतलब हो गया क्या, हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वास्तविक उपज और सैद्धांतिक उपज क्या होता है वो समझो। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको उस पे ये मिला कि इतनी मात्रा उस पे इकट्ठा हुई, किस पे, इलेक्ट्रोड पे। आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मान लेते हैं हम NaCl का कर रहे थे, मान लिया हम NaCl का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसका, वैद्युत अपघटन करा रहे थे। तो जैसे ही आप NaCl का वैद्युत अपघटन कराओगे तो ये धन आवेश और ऋण आवेश में टूटेगा। और कौन से धन आवेश ऋण आवेश में टूटेगा, तो वो आपको बताया जा चुका है, वो Na+ होगा और Cl- होगा। तो जो प्लस वाला होगा वो धन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाला ऋण वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और माइनस वाला जो है वो धन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो उस पे जो मात्रा कलेक्ट होगी, जो मात्रा कलेक्ट होगी वो हमारा कुछ आया, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वास्तविक उपज, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया, आपने जो एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया। और सैद्धांतिक उपज क्या होता है, तो सैद्धांतिक उपज वो होता है जो पहले से निर्धारित है, पहले से साइंटिस्टों द्वारा सोचा गया कि अगर NaCl का हम वैद्युत अपघटन कराएं तो हमको इतनी मात्रा मिलनी चाहिए।
तो वो हो जाएगा सैद्धांतिक उपज। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को ले लूं। आप लोगों ने फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें ग्रेविटी जी का मान निकाला जाता है। आप सभी लोग जानते हो कि स्मॉल जी का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा? स्मॉल जी का मान जो है वो कितना होता है? जल्दी से बताइए, स्मॉल जी का मान कितना होता है? सभी को मालूम है कितना होता है बेटा? 9.8। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड ये होता है। हमको मालूम है कि जी का मान 9.8 होता है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे तो कभी भी वो मान 9.8 नहीं आएगा, कभी भी वो मान 9.8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब के जो हमारे पास इक्विपमेंट है, यानी अब जो हमारे पास यंत्र है वो उतना एक्यूरेट नहीं है, उतना सही नहीं है जब निकाला गया होगा तब की अपेक्षा में। तो सैद्धांतिक उपज और वास्तविक उपज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वास्तविक उपज जो आपके द्वारा एक्सपेरिमेंट करने पे आया, दूसरे किसी के द्वारा एक्सपेरिमेंट करने पे आया, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने पे आया वो है वास्तविक। सैद्धांतिक सिद्धांतों द्वारा मतलब बता दिया गया नहीं इसका इतना होना चाहिए, आप कितना भी बढ़िया परसेंटेज लाओ, आपका परसेंटेज आया 99.99, घर वाले कहेंगे 100 आना चाहिए था। बात समझ आ रहा है ना? तो सैद्धांतिक कितना है? 100। आप 99.99 बहुत बढ़िया है, लेकिन अरे नहीं 100 रहना चाहिए था। आपका 98 आया, 2% और चाहिए था। 98 खराब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? वास्तविक उपज जो आप लाए, सैद्धांतिक उपज जो पहले से निर्धारित है। यानी वही लिखा हुआ है कि पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई मात्रा, जितनी मात्रा मुक्त होगी, ठीक है। सैद्धांतिक उपज पदार्थ की फैराडे नियम या आयन इलेक्ट्रोड रासायनिक समीकरण से परिकलित मात्रा। परिकलित मात्रा मतलब पहले से परिकल्पना कर ली गई है, पहले से कल्पना की गई है कि नहीं इतना आएगा, तो जो परिकलित मात्रा होगी उसको हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक उपज। वास्तविक उपज जो आया। बात क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अच्छा, 1 फैराडे, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा पीछे लिखा हुआ था 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है बेटा 96,485 कूलाम पर मोल इनवर्स। मतलब एक मोल में 96,485 कूलाम होता है। इसको हम अप्रॉक्स में मान लेते हैं 500, हमारे न्यूमेरिकल को करने में आसानी हो तो इसलिए हम मान लेते हैं क्या? 96,485 को हम लोग अप्रॉक्स में मान के रखते हैं 96,500 क्या? कूलाम पर मोल, कूलाम प्रति मोल। याद है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले हम लोग। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, यहां तक क्लियर भी हो गया होगा, यहां तक क्लियर भी हो गया होगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोडों का विभव किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोडों का विभव किसे कहा जाता है? तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव? समझिएगा बेटा, विभव मतलब अंतर। इलेक्ट्रोडों में अंतर कैसे आ रहा है? विभवांतर जिसको कह सकते हो, विभव में अंतर, विभवांतर। तो देखो क्या होता है, जब किसी धातु की छड़, जब किसी धातु की छड़ जिसको हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, जब किसी धातु की छड़ जिसको हम इलेक्ट्रोड का नाम दे रहे हैं उसकी बात हो रही है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण में, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण में विलीन किया जाता है या डुबाया जाता है, लवण में विलीन या डुबाई जाती है, या फिर आप इसको ऐसे कर लो। देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है या विलीन किया जाता है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, धातु की छड़ जो है जैसे ही डुबाया जाएगा वो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या हो जाएगी? या तो धन आवेशित हो जाएगी या तो ऋण आवेशित हो जाएगी।
ठीक है, या तो धन आवेशित हो जाएगी या ऋण आवेशित हो जाएगी। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। धन आवेशित हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। और जैसे ही वो धन आवेशित और ऋण आवेशित होगी, किसके रिस्पेक्ट में, उस विलयन के रिस्पेक्ट में, उस विलयन के रिस्पेक्ट में जैसे ही वो क्षण धन आवेशित या ऋण आवेशित होगी, तो उसके परिणाम के स्वरूप क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, धातु और विलयन में, धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाएगा। धातु का विभव और विलयन का विभव में कुछ अंतर आएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाएगा, और इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और वो जो विभवांतर स्थापित होगा उसी को हम क्या कहते हैं, उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ई से। बात समझ में आया। हमने एक विलयन लिया, इस विलयन में किसी धातु की छड़ को डाला, और जैसे ही आप धातु की छड़ को इस विलयन में डालोगे तो ये धातु की छड़ इस विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी। डालते ही ये क्या होगी, या तो धनावेशित होगी या तो ऋणावेशित होगी, ये पक्का है। तो जो भी हो, या तो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, उससे हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी होगा, या धनावेशित या ऋणावेशित, तो उसकी वजह से धातु और विलयन के मध्य के विभव में, धातु का विभव और विलयन के विभव के बीच कुछ अंतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। और इसी विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर है। अच्छा, आगे देखो, दूसरा जो पॉइंट है, अभी हमने इलेक्ट्रोड विभव की बात की, अब आएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक मतलब फिक्स, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। आप समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। आप 85% पाके भी पास होगे, आपको अच्छा माना जाएगा, लेकिन जब वही 85, 95, 98 आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अलग ही लेवल हो जाएगा। मतलब कुछ दिनों तक तो घर में मतलब आपकी ऐसी इज्जत रहेगी ना, मतलब क्या ही बताया जाए। बात समझ में आ रहा है। तो देखो, जब किसी धातु की छड़ को, अब यहां कुछ कंडीशन लगा दिया गया, कुछ कंडीशन लगा दिया गया। कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता के विलयन में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में अगर डुबाया जाए, तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर जो उत्पन्न होगा, उसको, उस विभवांतर को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाएगा। वो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ई के ऊपर इस तरीके से बेटा 0 बना के। बात समझ में आ रहा है। तो जब कुछ कंडीशन लगा दी गई, क्या कंडीशन है कि हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप रखना है और 1 मोलर धातु आयन का सांद्रता वाला विलयन लेना है। ऐसा विलयन लेना है जिसकी सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर हो। सांद्रता कितनी हो बेटा, 1 मोलर हो। तो उससे जो विभव उत्पन्न होगा, वो विभव हमारा क्या कहलाएगा, वो विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो उस समय वो जो इलेक्ट्रोड पे विभव होगा, वो विभव हमारा क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्क्रीनशॉट लो, आगे चले, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चले, तो यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नष्ट समीकरण। मतलब इसको तो आप घोल के पी जाओ। ये ऐसा टॉपिक है, इसको आपको घोल के पी जाना है। अगर आप इसको घोल के पी गए हो, अगर आप इसको घोल के पी गए हो, तो आप समझ लो कि 4-5 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि इससे 3 नंबर के क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं, और इतनी चीजें और पढ़े तो 1-2 नंबर वहां से भी पा जाएंगे ना आप। तो नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण है क्या बेटा, तो समान रूप से किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड मतलब जो रिवर्सिबल हो, यानी उस इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सके, इलेक्ट्रॉन दे भी सके, के ताप T पर, किसी कांस्टेंट ताप की बात हो रही है, किसी ताप T पर इलेक्ट्रोड का विभव अगर E
और उसके मानक अपचयन विभव ई नॉट में निम्नलिखित संबंध होता है। ये एक संबंध स्थापित किया सॉरी, यहां पे एक संबंध स्थापित किया था किसने? नस्ट ने। किसके किसके मध्य बेटा? अगर ई सेल, ठीक है, मतलब उस सेल के विभव और उस सेल के मानक विभव, सेल के विभव और सेल के मानक विभव के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया। सेल का विभव और सेल का मानक विभव। मानक मतलब जब कंडीशन लगा दी गई, कौन सी कंडीशन? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर की सांद्रता वाला कंडीशन लगाकर जब उस सेल का विभव निकाला गया तब, और एक किसी भी ताप पर। बात समझ में आ रहा है? तो इनके मध्य जो संबंध स्थापित किया गया, उस संबंध को किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है बेटा? तो नष्ट समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और नष्ट समीकरण में है क्या? देखो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। प्राकृतिक लॉग इसको कहते हैं, ln, प्राकृतिक लॉग ln Q। Q क्या है? तो Q होता है बेटा उत्पाद। अभिक्रिया कराएंगे ना हम, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा हमारे पास? अभिकारक होगा, और अभिकारक के बाद हमको क्या मिल जाएगा? उत्पाद मिल जाएगा। आप समझा? अभिकारक होगा, अभिकारक के बाद उत्पाद मिल जाएगा। तो उत्पाद और अभिकारक के रेशियो को, उत्पाद और अभिकारक के अनुपात को ही Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अभी आगे हम देखेंगे। देखो, तो ई नॉट सेल बराबर RT NF, ई नॉट सेल माइनस RT NF ln Q। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया गया है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log 10Q। सर ये क्या है? तो आप लोगों को बेटा ये बात पता होगी कि जब प्राकृतिक लॉग को, जो नेचुरल लॉग होता है, प्राकृतिक लॉग को अगर आप log 10 के बेस में बदल रहे होते हो, नेचुरल लॉग को ln लिखा जाता है या फिर log e लिखा जाता है, log e। ln लिख लो या log e लिख लो। अगर log बेस e को log बेस 10 में जब हम परिवर्तित कर रहे होते हैं तो 2.303 से गुणा कर दिया जाता है। log बेस e को log बेस 10 में जब परिवर्तित किया जाता है तो 2.303 से उसमें क्या कर देते हैं? हम गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वही है, बस इसी फॉर्मूले में देखो ये एक्स्ट्रा हो गया है, और ये ln नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग की जगह हमारा क्या आ गया है? log बेस 10 आ गया है। अच्छा, अब ये देखो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे में n log 10 p बाई ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में p लिखा हुआ है। याद रखिएगा, जब स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज लिखी रहती है तो ये उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है बेटा। ये किसको प्रदर्शित करता है? उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे जो उत्पाद बना है उसकी सांद्रता बटे में जो हमारा अभिकारक था उसकी सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है? Q कहलाता है। बात समझ आ रहा है? सर ये कहां से आ गया? 0.0591 कहां से आ गया? तो बेटा यहां पे आप देखो, ये एक फिक्स वैल्यू R गैस कांस्टेंट होता है जिसका मान फिक्स होता है। T किसी फिक्स टेम्परेचर पर हम बात करेंगे, 10, 5, 15, 20, 25। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो 25, अगर T का मान हम यहाँ पे कितना रखेंगे बेटा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। T का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया जाए, और R का मान ये फिक्स होता है, ये वैल्यू फिक्स है। F की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी थी 96,485। तो जब ये सारे मान को यहां पर रख दिया जाएगा और उसको हल कर लिया जाएगा तो हमारा जो मान है वो कितना आएगा? 0.0591 आएगा। बात समझ में आ रहा है? सर सारी चीजें तो क्लियर है, ये n क्या है? मेन वही है, असली खेल इसी का है। सर ये n क्या है? तो n जो है बेटा इसको आप लिख लीजिएगा, n बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। n बराबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को उस पे डालेंगे तो उस पे धन आवेश या ऋण आवेश आएगा। धन आवेश और ऋण आवेश कैसे आता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो धन आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉन लिया तो एक धन आवेश, एक लिया तो एक ऋण आवेश, 2 लिया तो 2 ऋण आवेश, 3 लिया तो 3 ऋण आवेश, 1 दिया तो 1 धन आवेश, 2 दिया तो 2 धन आवेश। तो जितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे होंगे उस अभिक्रिया में उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से।
ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है नष्ट समीकरण का। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अगर कंडीशन साम्य अवस्था की हो, साम्य अवस्था पर अगर हम बात करें तो साम्य अवस्था पे ये नष्ट समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन क्या आता है, जब साम्य की अवस्था होगी तो जो हमारा सेल है वो काम करना बंद कर देगा, यानी ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है और क्यू का मान किसके बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है, जिसको साम्य स्थिरांक कहते हैं। ई सेल बराबर 0 तथा क्यू बराबर क्या हो जाता है, के हो जाता है। इसी को जब यहां पे आप रख दोगे तो इस ई सेल का मान हो गया 0, तो ई नॉट सेल को इधर भेज दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बटे में एन लॉग, जहां पे आपका क्यू था वहां पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे हम बात करते भी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चले स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक चीज और यहां पे समझिए, बहुत ही काम की चीज है। यहां पर आप लॉग देख रहे हो ना, लॉग की वैल्यू, तो लॉग की वैल्यू है उसको हमको हल करना होगा। और लॉग की वैल्यू को हल करने के लिए आप समझिए बेटा, आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है कि आपको लॉग के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए? तो लॉग एम एन बराबर क्या होता है, ठीक है, लॉग एम एन बराबर क्या होता है, सॉरी, लॉग एम एन बराबर होता है बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला, लॉग एम बाई एन बराबर क्या होता है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, एक और फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, एक और फॉर्मूला, लॉग एम के पावर एन बराबर होता है एन लॉग एम। इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, लॉग, चौथी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉग 1 से लॉग 10 तक की वैल्यू, 10 तक का मान, ये काम आपको करना है। एक ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, log 1 से log 10 तक का मान आपको याद रखना है। और log 1 से log 10 तक के सारे मान आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, ठीक है। log 1 से लेके log 10 तक के सारे मान को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे। क्लियर है? बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चले हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखो आगे। नष्ट समीकरण के बाद हमारा दूसरा और सबसे काम की चीज जो है वो क्या है हमारे सामने, ये बेटा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अभी हम जिन इलेक्ट्रोडों की बात कर रहे थे, ये उसी का मान, कुछ इलेक्ट्रोडों के मान दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रोडों के मान को आप समझिएगा। आपका इलेक्ट्रोड जो है लिथियम से लेके आयरन तक, एयू तक गया हुआ है, ठीक है। और कुछ बुक में आप और देखोगे तो यह और आगे तक जाता है, फ्लोरीन तक जाता है। एनसीईआरटी में आपको यहीं तक दिया हुआ है, तो उसमें मत परेशान होइएगा। लिथियम से लेके एयू तक है आपका, ठीक है। तो ये हर एक के लिए, जैसे लिथियम के ऊपर 1+ चार्ज दिख रहा है, पोटेशियम के ऊपर 1+ चार्ज होता है, बेरियम के ऊपर 2+, एसआर के ऊपर 2+, सीए के ऊपर 2+, एनए के ऊपर, एमजी के ऊपर 2+, सबके ऊपर प्लस कितना है वो आपको दिख रहा है। तो ये प्लस कब आया होगा, जब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये देखो इसका धातु आ गया। पहले से आवेशित था, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन, 3-3 इलेक्ट्रॉन लेते गया, ये आपका क्या हो गया, धातु में कन्वर्ट होता गया। और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 वोल्ट में आपका दिया हुआ है। E0 का मान वोल्ट में आपको दिया हुआ है, कितना होता है, तो -3.04 होता है, किसका, लिथियम का।
जहां पे आपको लिथियम आयन दिखेगा, याद नहीं करना है आपको, ये चीजें आपको दी रहेंगी प्रश्न में, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। लिथियम का मान -3.04, उसके बाद पोटेशियम का 2.92, उसी तरीके से फिर आपका बेरियम का दिया हुआ है 2.90, इसी तरीके से ये घटते घटते आपका कहां तक गया है, माइनस से प्लस में 1.50 और आगे तक का है, ठीक है। अलग अलग बुक में आप देखोगे तो अलग अलग चार्ट में अलग अलग आपको मिलेगा, उससे आप मत परेशान होइएगा। आपको ये चार्ट याद रखना है, ये चार्ट मेमोराइज रखना है कि किस लिए याद रखना है, तो ये आपको मदद करेगा क्या करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कौन सा, नष्ट समीकरण का, कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा बेटा, नष्ट समीकरण का, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आप लोगों को मैं एक बता दूं कि जो हम लोगों का 30% रिड्यूस सिलेबस है उस तक उसके मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी हैं। बाकी जो चीजें नहीं पढ़नी है वो हम लोग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पे जितने भी प्रश्न हैं हमारे एमसीक्यू जो हैं वो हम देखेंगे, अति लघु देखेंगे, लघु उत्तरी देखेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, न्यूमेरिकल देखेंगे। क्यों, क्योंकि इन सारे स्टार्टिंग से आपके जो 4-5 चैप्टर हैं उनसे आपके न्यूमेरिकल बोर्ड में आए थे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग अपनी कल की क्लास में मिलेंगे।